हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली दो क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और समझा कि जो एटम है वो अकेला ऐसा नहीं है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी एटम को भी विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंदर हमें थोड़े और एटम के जो गुण जो हम बात करें कण हैं उनके बारे में पता लगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीसॉन्स, इन सब के बारे में जो है हमें जानकारी मिली। लेकिन जो हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहा, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने की प्रक्रिया, यानी जो इलेक्ट्रॉन को पढ़ने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया चलती रही और नई तकनीकों के साथ हमने एटम को समझा। अब कुछ और बातें निकल के आई, वो थोड़े हमारी जो है भौतिक, जो हमारा जो हम बात करें जो बुनियादी स्तर है उससे अधिक जानकारी थी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो एक बुनियादी जानकारी थी एटम को लेकर, परमाणु को लेकर और परमाणु से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को लेकर। अब जो हम पढ़ेंगे ये भी हम परमाणु से ही मेला जिला हुआ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो जानकारी है वह थोड़ी सी और विस्तार पूर्वक आपको दी जाएगी और इस प्राकृतिक के व्यवहार को और अच्छे से समझा जाएगा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में। और आज की कक्षा में हम जो है प्रकाश की प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय विस्तार, प्लैंक्स का जो है क्वांटम का क्या फॉर्मूला रहा, आइंस्टाइन का क्या इसमें योगदान रहा, इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रोचक विषय अब शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान लगा के समझने का प्रयास करें और हर चीज़ जो है आपको पूरा एकदम साफ तरीके से समझ में आएगा। अब हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है। हम प्रकाश को क्या समझें? क्या वह रे है, जो हम बोलते हैं रे है? क्या वह एटम्स हैं? क्या वह इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, प्रोटॉन है? क्या है प्रकाश? अब हम समझेंगे। और जो हमारा विद्युत चुंबकीय विस्तार है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको भी समझते हैं। 1856 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल का बहुत बड़ा नाम है अगर आप बात करो भौतिक विज्ञान में, तो मैक्सवेल का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है भौतिक विज्ञान में। जैसे कि आइंस्टाइन जो काफ़ी चर्चित वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं अभी तो लेकिन उस समय थे, तो ऐसे ही मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश जो है एक्स रे, यानी एक्स किरण, और गामा रे और गर्मी यानी ऊष्मा जो है, ऊर्जा की जो किरण है वो है। ऊर्जा को निरंतर विकिरण या तरंगों के रूप में उतर से उ- उत्सर्जित करते हैं और ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो एक्सरे, गामा रे और जो ऊर्जा की किरणें हैं वो हैं। और वह क्या है, जो निरंतर जो है उनका विकिरण हो रहा है और क्या ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी उनसे क्या है, ऊर्जा निकल रही है। ये तरंगे विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्रों में भी संबंधित होती है, यानी इनके साथ विद्युत यानी इलेक्ट्रिक से भी जुड़ी हुई है और ये चुंबकीय क्षेत्रों से भी संबंधित होती हैं और इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है, यानी इनको क्या कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब बात आती है तरंग की, तो तरंग की कुछ बातें होती है, जैसे कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या है, दो क्रमांश शिखरों के या तलहटियों के बीच की दूरी। देखिए क्या होता है, जब कोई वेव चलती है ना, कैसे चलती है आपको पता होना चाहिए। अभी हम थोड़ा वेव को बना के दिखाएंगे। यह एक रेखा है, सीधी रेखा हो गई। अब जो तरंग चलती है वो इस तरीके से चलती है।
एक जगह ये अपने सबसे ऊंचे और एक जगह सबसे निचले छड़ पे रहती है। इन दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। इन दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। अब समझिए, दो कार्मिक, देखिए क्रमक की मतलब लगातार, शिखरों के तलहटियों के बीच की दूरी, या दो शिखरों या दो तलहटियों के बीच की दूरी, यानी क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और इसको जो हम लिखते हैं वो है लैम्डा से लिखते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। लैम्डा की इकाई जो है ऐसा ही यूनिट क्या है, देखिए लैम्डा काम क्या कर रहा है। लैम्डा दूरी ही तो बता रहा है, चाहे वो तरंगों की दो शिखरों की दूरी हो या दो तलहटियों की दूरी हो, बता तो दूरी रहा है। तो दूरी को लिखने के लिए एसआई क्या है, मीटर। तो लैम्डा का एसआई मात्रक ये क्या इकाई क्या है, मीटर। और सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻9 नैनोमीटर। और 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻12 पिकोमीटर। ये जो कन्वर्जन है इसको आप याद रखेंगे। आप इसे भूलने का प्रयास ना ही करें, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है, देन एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगे की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी देखिए, एक किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बिंदु है, यानी कितनी जो है अ, हमारी जो तरंगे गुजरी। या फिर आप ऐसे करें, इस पूरी एक साइकिल को देखते हैं कि ये ऐसी साइकिल एक सेकंड में कितनी गई। तो इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, न्यू। न्यू किससे, न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी जो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट होती है पर सेकंड या फिर हर्ट्स। एक हर्ट्स यानी एक चक्र प्रति सेकंड। यानी ये जो चक्र है, यानी अब मैंने बोला कि एक हर्ट्स, तो समझिए कि ये एक चक्र जो है एक सेकंड में बना। मैंने बोला 50 हर्ट्स, यानी ऐसे 50 चक्र कितने सेकंड में बने, एक सेकंड में। यानी ऐसे 50 चक्र एक सेकंड में। एक सेकंड में कितने चक्र बने, 50। तो इस पूरे चक्र, ये कितने चक्र एक सेकंड में बनते हैं, वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेव नंबर, तरंग संख्या क्या है। प्रसारण की दिशा में 1 सेंटीमीटर लंबाई में जो तरंगांकन संभव है उसे वेव नंबर या उसे तरंग संख्या कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स व्हिच कैन बी accommodated in 1 सेंटीमीटर लेंथ along the डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ आएगी, यानी ये जो आपकी वेवलेंथ लैम्डा, 1 सेंटीमीटर में कितने लैम्डा आएंगे, वो आपका वेव नंबर होता है ना। जिसको हम लिखते हैं न्यू बार से। न्यू बार का मतलब वेव नंबर, यानी उसका क्या लिखते हैं, पर मीटर या पर सेंटीमीटर। क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं कि 1 सेकंड में कितने तरंगे आएंगी, 1/λ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकाश का वेग जिसको हम लिखते हैं c, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी न्यू, आवृत्ति, और उसके बाद लैम्डा, इनके बीच में एक संबंध होता है। यानी प्रकाश का वेग जो होता है c = न्यू लैम्डा। ये याद रखेंगे। जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का गुणा होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, लिख लीजिए इसे। जहाँ पर सी का क्या है, 3 × 10⁸ ये हमारी प्रकाश की लाइट है। ये प्रकाश की जो है गति है 1 सेकंड में।
विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों या तरंगार्थियों को आवृत्ति के संबंध में अलग होता है। यानी देखिए, हर अब क्या होता है ना, जो लाइट है इसमें से कई तरीके की तरंगें निकलती हैं, और इस दुनिया मतलब ब्रह्मांड में बहुत अलग अलग तरीके की तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे जिन्हें हम कहते हैं। उन चुंबकीय तरंगों में हर अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है ना? आपको ये पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती है या उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो उनके आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम के आधार पर हम उन्हें लिखते हैं। तो अभी जो आपको नीचे जो ऑर्डर दिख रहा है, ये जो आपको क्रमांक दिख रहा है, ये विद्युत चुंबकीय विवरण या की तरंगार्थियों, यानी इसकी हम बात करें तो वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर, यानी किसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा लैम्डा किसमें है? रेडियो तरंगों में। यानी अगर आपसे मैं बात करूं, ये जो क्रमांक है, ये जो क्रम है, ये बढ़ते लैम्डा का है। बढ़ते लैम्डा का सब तो सबसे बड़ा ज्यादा लैम्डा किसमें है? रेडियो की तरंग। फिर उससे कम माइक्रोवेव, फिर उससे कम अवरक्त यानी इंफ्रारेड, फिर उससे कम दृश्यम यानी जो तरंगों की वजह से हम देख पाते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर ब्रह्मांडीय किरणें। याद रखेंगे आप। तो आपको मेनली यहाँ से याद रखना होता है, गामा से। प्लैंक का विविकरण का जो है, देखिए प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को समझते हैं, क्वांटम सिद्धांत को समझते हैं, क्या था। 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। इसके सिद्धांत के अनुसार विकिरण विकिरण ऊर्जा छोटे ऊर्जाओं के पैकेट के रूप में निर्गत या अवशोषित होती है, जिसे काटा नहीं जाता। ये उस समय की, अगर मैं बात करूं 1900 की बात करूं, तो ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया, प्लैंक ने, जो आज की मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसकी नींव रखने का, अगर जो बड़े योगदान जिन्होंने दिए, उनमें से एक बड़ा योगदान की अगर मैं बात करूं, वो थे प्लैंक। इस सिद्धांत ने उस समय के जो भौतिक विशेषज्ञ थे उनको अचंभित किया और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ से अब फिजिक्स का एक नया भाग शुरू हो रहा है। तो 1900 दशक के बाद जो फिजिक्स था, 1910 हुआ, 1920 हुआ, 1930 हुआ, उसमें आधुनिक फिजिक्स में ज्यादा जो है बातें निकल के आई। इससे पहले आधुनिक फिजिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जाना करते थे। जो न्यूटन के नियम कानून थे वो फेल हो गए। जब बात हुई आधुनिक फिजिक्स की, बात हुई इलेक्ट्रॉन की, बात हुई प्रोटॉन की, वहां पर न्यूटन के नियम कानून नहीं चल पाए। तो उसके हिसाब से जब आधुनिक फिजिक्स या ना आधुनिक जो हमारी भौतिक विज्ञान थी, उसके आधार पर नए नियम निकले। तो वहीं से ये जो पार्ट है केमिस्ट्री में भी आया, रासायनिक विज्ञान में आया। तो प्लैंक का कहना था, या जो प्लैंक का जो सिद्धांत था, उसने कहा कि जो ये लाइट आ रही है, जो ये ऊर्जा आ रही है, जो ये रोशनी आ रही है, ये लगातार एक वेव की तरह नहीं आती है। ये छोटे 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 ऊर्जा के पैकेट लेकर चलती है, ऊर्जा के पैकेट जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटा। तो ये छोटे छोटे पैकेट जो ऊर्जा के हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वांटा। और यही छोटे पैकेट, इनको हम काट नहीं सकते। यानी एक पैकेट निकला दूसरी जगह पहुंचा, एक पैकेट निकला दूसरी जगह पहुंचा, तो यही छोटे छोटे पैकेट जो है पहुंचे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन छोटे पैकेट्स को हमने क्या बोला? क्वांटा बोला। तो ये हमारा प्लैंक का जो था मानना था कि जो ऊर्जा है वह छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में निर्गित या अवशोषित होती है, यानी निकलती है या फिर अवशोषित होती है, जिनको हमने बोला क्वांटा। प्रकाश के मामले में इन क्वांटा को हमने फोटोन का नाम दिया। तो जब भी प्रकाश के मामले में होगा तो इन क्वांटों को हमने फोटोन का मामला जो है नाम दिया। तो जो ये प्रकाश है ये फोटोन के फॉर्म में आ रहा है, तो एक फोटोन, दो फोटोन, इसी तरीके से प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा
विकिरण की आवृत्ति सीधे अनुपाती होती है। यानी जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, जो प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है, वह सीधा अनुपात किसके साथ रखती है? उसकी जो विकिरण की आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, यानी E इक्वल्स टू न्यू। बहुत बहुत जरूरी बात। अब जरा ध्यान से देखिए, न्यू आपने क्या पढ़ा था? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, सी क्या है? न्यू लैम्डा। न्यू क्या हुआ? सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से मैंने ये हटाया, तो यहाँ पर एक एच, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एच न्यू की जगह क्या हो गया? सी अपॉन लैम्डा। ये प्लैंक ने दिया। जहाँ पर जो एच है, इसको बोलते हैं प्लैंक का संधारक, यानी एच कांस्टेंट, और उसके साथ एच की जो वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। सी जो है प्रकाश का वेग है, जिसकी इतना है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर है। तो इसकी कुछ विशेषताएं। अब देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही है, तो जैसे कॉस्मिक मैं यहाँ पर आ देता हूँ। ये गामा है, ये विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रो, और ये रेडियो। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? कॉस्मिक में। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक की। अगर वहीं बात करूँ लैम्डा की, वो कम होती है, क्योंकि आपको पता है इसके बीच का ये इधर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका लैम्डा सबसे कम होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखा होगा आपने, जो आपके मोबाइल होते हैं, जो ये जो फ़ोन होते हैं, इनमें जो तरंगे काम करती है वो होती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनका वेव जो लैम्डा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दीवालों के पार से इजीली चली जाती हैं, है ना? काफ़ी लंबे लंबा लैम्डा होता है इसका, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाती है। इसीलिए इनको, इन जो मोबाइल है, रेडियो वेव पे काम करता है। अब आता है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, जब सूरज की एक संकीर्ण किरण या किसी भी सफेद प्रकाश, उदाहरण के लिए एक आर्क लैंप ले लीजिए, को एक प्रिज्म के माध्यम से गुजारने दिया जाता है और वह फिर एक स्क्रीन पर पड़ जाता है, तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसे, ये प्रिज्म है, यहाँ से आपने सफ़ेद लाइट दी, और ये जो सफ़ेद लाइट आ रही है ये 7 रंगों में बिखर गई। देखिए, ये आपने सफ़ेद लाइट भेजी, ये प्रिज्म पे टकराई, तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है। ठीक है, ये 7 रंगों में। बैंगनी, ये होता है हमारा इंडिगो, ये होता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हमने नाम दिया हुआ है विबग्योर। और ये आपका रेनबो का भी कलर होता है, क्योंकि रेनबो क्या होता है, जब सूरज निकला हो और तब बारिश हो, तो जो पानी की बूंदें होती हैं उनमें लाइट टकराती है, और ये बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं, तो ये अलग अलग सातों जो रंग हैं उनमें खुल जाता है, इससे आपको एक आकाश में रेनबो प्रतीत होता है। तो ये इसके नाम, ये सातों रंगों के नाम है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस घटना के विसर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्जन, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है, और स्क्रीन पर देखे गए 7 रंगों की पट्टी का दृश्य स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रत्येक स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का विशेषता तरंग दैर्ध्य होता है, यानी वेवलेंथ के आधार पर होता है।
इनके अंदर जो है वेवलेंथ अलग-अलग होती है। यह देखा गया है कि दृश्यम का जो स्पेक्ट्रम है विभिन्न विकिरण यानी उनकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम की सीमा में होती है। चूँकि स्पेक्ट्रम की सभी सातों किरणों के तरंगार्ध में आवृत्तियाँ मानव नेत्र द्वारा पता ही लगाई जाती हैं, तो इसलिए देखिए ये मानव नेत्र द्वारा देखी जाती हैं ये सारी तरंगें, इसलिए हमने इसको विजिबल रेंज कह दिया कि इस रेंज में जो है मानव देख सकता है। जो दृश्यमान विकिरण है यानी विजिबल रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें के बाद आकाश में अक्सर देखे जाने वाले इंद्रधनुष की तरह होता है या जल पर तेल में झिल्लियां होती है। जब जल डाल दोगे तेल में तो वहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अ, वर्णक्रम में चूंकि एक रंग बिरंगा किसी विराम या संगीत के दूसरे से मिले जाता है इसलिए पर्याप्त वर्णक्रम सत वर्णक्रम कहा जाता है। यानी जैसे क्या होता है कि जब आप रेनबो देखते हो तो आप देखते हो कि प्रॉपर इनके बीच में गैपिंग नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर ये जो है मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो है सबसे छोटी वेवलेंथ याद रखिए, सबसे छोटी वेवलेंथ लैम्डा सबसे छोटा किसका है? मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा जो सबसे छोटा है वायलेट। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। सबसे बड़ा लैम्डा 7500 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते ये मैंने बता दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। जल्दी से इसकी आप जो है फोटो बना लीजिए, बहुत काम आएगी। इसकी आप फोटो बना लीजिए और इसको याद रखिए किस ऑर्डर में ये आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। इसको समझ लेते हैं। यह सबसे एडवांस मॉडल रहा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा को दूर करने के लिए, है ना, लिमिटेशन को सॉरी जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया। इसीलिए हमने ये सब पढ़ा है क्योंकि बोर के मॉडल को समझना है का नया मॉडल प्रस्तावित किया और परमाणु की स्थिरता के कारणों की व्याख्या एक अलग तरीके से दी। यानी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, हम बात कर रहे थे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, तो फिर सवाल ये उठा कि अगर कोई चीज घूम रही है तो उसमें से ऊर्जा निकल रही है। एक समय आएगा कि जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सकारात्मकली वो जो इसमें चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और वो उसके अंदर गिर जाएगा, जिससे एक हाईली अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी वह स्थिरता नहीं रहेगा, एटम परमाणु जो है वो स्थिरता में नहीं रहेगा, जिसके कारण आज का जो परमाणु हमें देखने को मिल रहा है वो उससे अलग होता। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आज का परमाणु स्थिर है। तो जो रदरफोर्ड ने दिया वो गलत एक्सप्लेन कर दिया, इसी को बोर ने ठीक करा। बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। क्या है? नाभिकीय के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्ष को शैल या ऊर्जा के स्तर कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियस के यानी नाभिकीय के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक फिक्स्ड सेल है। वो कोई ऐसा जर्नल पाथ नहीं है, आम रास्ता नहीं है। वह रास्ता जो है वह जो निश्चित कक्ष है उनमें ही वह घूमते हैं, या ऊर्जा स्तर, उन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं या शैल कहते हैं, जिनमें प्रत्येक का संबंध एक निश्चित मात्रा ऊर्जा से होता है। यानी हर एक शेल का फिक्स्ड ऊर्जा है। ये बहुत अधिक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। जब एक नाभिक के चारों ओर एक कक्ष में घूम रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा खोता है और ना ही प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है नाभिक के, तो वो अपने जो निश्चित कक्ष है उसके अंदर घूम रहा है।
तो निश्चित कक्ष में घूमने की वजह से ना तो वह ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त करता है, ना ही ऊर्जा बाहर छोड़ता है। एक विशेष कक्ष में घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा प्राप्त करने पर अगले कक्ष में कूद जाता है। यानी अगर आप उसको ऊर्जा दे दोगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो निचले कक्ष से ऊपर वाले कक्ष में चला जाएगा। फिर यहाँ पर ऊर्जा दोगे तो यहाँ से और ऊपर चला जाएगा। तो यानी जब इनको ऊर्जा मिलेगी तभी ये अपने कक्ष को छोड़ते हैं। चूंकि प्रत्येक कक्ष को निश्चित मात्रा की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए बोहर ने इसे ऊर्जा स्तर कहा। इसीलिए इनको बोला बोहर ने एनर्जी लेवल। तो एक कम स्तर से ज्यादा स्तर जाने के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को आपको एनर्जी देनी होगी, ऊर्जा देनी होगी। जैसे कि ये 1 2 3 4 L 5, ये KLMN, ये इन्होंने अपने नाम दे दिए एनर्जी लेवल को। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर के नाम है KLMN, और ये ऊर्जा स्तर का नंबर है। के को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। परमाणु के केंद्र के सबसे करीब होता है के। तो नाभिकीय के सबसे करीब क्या होता है? के। इसमें सबसे कम मात्रा की ऊर्जा होती है। इसमें सबसे कम मात्रा की ऊर्जा होती है। कक्ष के संख्या में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा में भी बढ़ती होती है। जैसे जैसे कक्ष में संख्या बढ़ती जाएगी, ऊर्जा का विस्तार या ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी। केवल वे ऊर्जा कक्ष इलेक्ट्रॉन के लिए अनुमति है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, याद रखना, का पूर्ण गुणज h2π है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया था ना, भौतिक विज्ञान में मोमेंटम होता है m/v, लेकिन ये एक सर्कल में घूम रहे, तो इनका एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। तो mvr, ये एंगुलर मोमेंट क्या होना चाहिए? NH/2π, इसका गुणजन होना चाहिए, पूर्ण गुणजक होना चाहिए h/2π का। ऐसे ही कक्ष में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है वह घूमेगा। अगर इसका पूर्ण गुणजन नहीं है तो यानी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूमेगा। तो h क्या है? प्लांक का स्थिरांक, और पाई क्या है? पाई की वैल्यू 2, और n क्या? कक्ष की संख्या। बोर परमाणु मॉडल की जो खामियां हैं वो क्या है? बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित खामियां जुड़ी हुई हैं। बोर का सिद्धांत केवल हाइड्रोजन परमाणु पे है, या फिर एकल इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा परमाणु जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, कणों की रेखा विभाजन को समझाने में फैला रहा था, यानी हाइड्रोजन मॉडल पे ही है। हालांकि यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की रेखा विभाजन समझाने में विफल रहा। तो जो ऐसे और एटम है जिनके एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये जो है फेल कर गया। रेखा स्पेक्ट्रम के उत्पादन में यदि विकिरण की उत्सर्जित करने वाला स्रोत एक चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी तो देखा गया कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाती है। यानी हमने बोला कि जो जहां से ये ऊर्जा निकल रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में लिखा और उसको हमने जो है विद्युत क्षेत्र में रखा। तो वहां पर पता चला जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं ये और छोटी रेखाओं में कट जाती हैं, और यहाँ से जीमन और स्टार के इफेक्ट आया, बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रम रेखाएं का विभाजन चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो जीमन इफेक्ट, और विद्युत क्षेत्र में होगा तो स्टार के इफेक्ट, याद रखना। बोर का परमाणु मॉडल इस स्पेक्ट्रम रेखाओं को विभाजन में समझाने में असमर्थ था, तो बोर का परमाणु मॉडल इसको भी नहीं समझा पाया। तीसरा, बोर के अणु मॉडल जो है परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का एक सतह में कुछ निश्चित वर्तीय पथों पर चलते हैं। इस प्रकार यह परमाणु का फ्लैट मॉडल देता है, यानी ये फ्लैट मॉडल दे रहा है। लेकिन अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि परमाणु 3 आयामियों का फ्लैट नहीं है, यानी परमाणु में जो है 3 डायमेंशनल है ना, वो फ्लैट नहीं है, 2D नहीं है। अब आता है बोर बारी स्कीम। तो हम अगले अपने जो है लेक्चर में, अगले अपनी कक्षा में बोर बारी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए हमने परमाणु जो है बोर का मॉडल समझा, और उससे पहले स्पेक्ट्रम और इन सब के बारे में जानकारी ली। आप इनको अच्छे से
जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए और अपने नोट्स बनाइए, उन पे अच्छे से उनका गहन अध्ययन करिए। बाकी की जो हमारी मुलाकात है आपसे अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।